Today's our topic of discussion is two perpendicular harmonic oscillations. If they undergo superposition, then what will happen? Before discussing this topic, let us discuss some basic shapes of geometry. If you have given the equation like this, y is equal to mx plus c, you can tell that this is an equation of straight line where m is representing the slope of the line and c is representing the intercept. और अगर आपसे कहा जाए कि आप इसका ग्राफ बना दीजिए तो बड़ा इजीली आप इस चीज़ का ग्राफ बना देंगे. आपके पास ग्राफ में हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस हो जाएगी, वर्टिकल आप यहाँ पर वाई एक्सिस ले लेंगे. और अगर यहाँ पर हमने c इज़ इक्वल टू 0 पुट कर दिया तो आपके स्लोप की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, m इज़ इक्वल टू वाई अपॉन एक्स. इट मीन्स आपको स्लोप कुछ इस तरह से मिल जाएगा. और अगर आप यहाँ पर x इज़ इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं तो आपको इंटरसेप्ट मिल जाएगा y के ऊपर. तो अगर आप x इज़ इक्वल टू 0 कोऑर्डिनेट पुट करते हैं तो y इज़ इक्वल टू c मिल जाएगा. तो इट मीन्स कि आपके पास ये जो गिवन इक्वेशन है ये आप इसको इस तरह से ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेयर m जो है वो आपका स्लोप हो जाएगा और जो c है वो किसको इंडिकेट कर रहा है, इंटरसेप्ट को इंडिकेट कर रहा है. सिमिलरली अगर आपको एक और इक्वेशन कुछ इस तरह से दी जाए, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज़ इक्वल टू ए स्क्वेयर, तो आप बहुत ईजली बता देंगे कि और कुछ नहीं है, ये आपकी इक्वेशन है सर्कल की और उस सर्कल की रेडियस कितनी है, ए है. और अब कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ के ऊपर, अगर हम यहाँ पर कंसीडर कर लें कि ये आपके पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है तो ये आपका सर्कल हो जाएगा. और यहाँ पर आप x की वैल्यू पुट करते जाइए, y की वैल्यू निकालते जाइए, तो रिज़ल्ट आपको कुछ इस तरह से मिलता चला जाएगा. और a रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी सर्कल की रेडियस को और o आपके पास आपके ग्राफ का यहाँ पर ओरिजिन हमने कंसीडर कर लिया. एक लास्ट इक्वेशन और थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि हमारे टॉपिक में ये आगे काम आएगा. एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर इज़ इक्वल टू 1 अगर आपको दे दिया जाए तो आप बहुत आसानी से बता देंगे कि ये इक्वेशन आपकी इलिप्स की इक्वेशन है. और इक्वेशन में ये जो आपका ए और बी है ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस की लेंथ को. यहाँ पर ए रिप्रेजेंट कर रहा है सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ को और जो बी है वो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा सेमी माइनर एक्सिस की लेंथ को. तो हमने यहाँ पर 3 फिगर डिस्कस की हैं. स्ट्रेट लाइन हो गई हमारे पास, सर्कल है और एलिप्स है. नाउ कम टू द टॉपिक. दो परपेंडिकुलर आपने लिए हैं हार्मोनिक ऑसिलेशंस. अब परपेंडिकुलर नाम से ही पता चल रहा है कि एंगल का डिफरेंस जो है आपके ऑसिलेशंस में कितने का आना चाहिए, 90 डिग्री का आना चाहिए. इट मीन्स अगर हमारे पास एक जो ऑसिलेशन है वो t इज़ इक्वल टू 0 पर स्टार्ट हो रहा है तो अगला ऑसिलेशन इस तरह से स्टार्ट करेंगे कि t इज़ इक्वल टू 0 पर वो जो एंगल डिफरेंस बनाए कितने का बनाए, π/2 का बनाए. यानी कि अगर हम यहाँ पर ये बात करें कि t इज़ इक्वल टू 0 पर एक ऑसिलेशन हमने इस तरह से स्टार्ट कर दिया है, इफ़ दिस इज़ आवर फर्स्ट मोशन, हार्मोनिक मोशन, तो 90 डिग्री आपका यहाँ पर आ जाएगा. तो इट मीन्स कि आपका जो सेकंड ऑसिलेशन है वो यहाँ से कुछ इस तरह से आपके पास स्टार्ट हो रहा है. तो दिस विल बी द फिगर, दैट इज़ द डिफरेंस, दैट इज़ 90 डिग्री फेज डिफरेंस आपने यहाँ पर 90 डिग्री ले लिया है. इनका एम्पलीट्यूड भी दोनों वेव्स का हमने सेम नहीं रखा है. एक का एम्पलीट्यूड कंसिडर कर लीजिए कि हमने A1 कर दिया है और दूसरे का एम्पलीट्यूड कंसिडर कर लीजिए कि हमने कितना ले लिया है, A2 ले लिया है. तो आप बहुत ईजिली दोनों सिंपल हार्मोनिक मोशंस की इक्वेशन को लिख देंगे. लेकिन एक चीज़ यहाँ पर और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो हम मोशन ले रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं, वो दो डिफरेंट डायरेक्शंस में ले रहे हैं. यानी कि फिगर आपको 2 डायमेंशन में चाहिए और 2 डायमेंशन में फिगर आपको तभी मिलेगी जब आपके पास
एक डिस्प्लेसमेंट हो एक्स एक्सिस के अलोंग और दूसरी मोशन की डिस्प्लेसमेंट हो वाई एक्सिस के अलोंग। यहाँ पर भी देखिए सर्कल तभी मिला था जब एक डिस्प्लेसमेंट आपकी अलोंग एक्स एक्सिस थी और दूसरी डिस्प्लेसमेंट अलोंग आपके पास वाई एक्सिस थी। तो कंसीडर कीजिएगा माइंड के अंदर ऐसी दो इक्वेशन जिसमें डिस्प्लेसमेंट हो एक एक्स एक्सिस के अलोंग दूसरी वाई एक्सिस के अलोंग। एक का एम्पलीट्यूड a1 है दूसरी का एम्पलीट्यूड a2 है और दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो डेल्टा है। तो देन वी कैन राइट द इक्वेशन फॉर द हार्मोनिक मोशन। फर्स्ट motion can be written as x is equal to a1 cos of omega t। हम इस वाली वेव के लिए इक्वेशन या इस वाली मोशन के लिए इक्वेशन लिख गए हैं। नेक्स्ट हम लिख रहे हैं y इज इक्वल टू a2 कंसीडर कर लिया हमने यहाँ पर इसका एम्पलीट्यूड एंड कोस ऑफ ओमेगा टी के साथ एक एंगल जोड़ दीजिए और ये एंगल आपके पास क्या हो जाएगा डेल्टा, दैट इज़ द फेज डिफरेंस। क्योंकि आपकी जो सेकंड मोशन है वो t इज़ इक्वल टू 0 पर ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हुई है, वो डेल्टा एंगल थोड़ा सा आगे चली गई है। अब देखिएगा ये दोनों मोशंस जो हैं, अगर हम एक पार्टिकल है और इस पार्टिकल पर हमने ये वाली मोशन भी, हमें ये मोशन ये वाली भी चाहिए, हमें मोशन ये वाली भी चाहिए, तो इस पार्टिकल का क्या होगा, पार्टिकल को ये दोनों मोशन ही फॉलो करनी होंगी। और जब ये दोनों मोशन फॉलो करेगा तो पार्टिकल जो है उसकी इक्वेशन कुछ एक्स वाई की फॉर्म में आ रही होगी और दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ एक्स वाई। आप समझ ही गए होंगे कि ये पार्टिकल अब जो है या तो कुछ इस तरह की मोशन दे रहा होगा या कुछ इस तरह की मोशन दे रहा होगा, या आपके पास मोशन कैसी होगी, एलिप्टिकल मोशन होगी। लेकिन इन मोशंस में आपके का जो रिलेशन आया है, इस रिलेशन में कहीं पर भी हमने टी का यूज़ नहीं किया है। यहाँ पर भी y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लिया था, यहाँ पर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर लिया है, यहाँ पर एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 लिया है। इट मीन्स अगर हमें ये देखना है कि ये पार्टिकल जिस पर ये दोनों मोशन हमने एग्जीक्यूट करनी है, तो ये पार्टिकल की मोशन देने के लिए हमें रिलेशन एक्स और वाई का चाहिए और उसमें टी की वैल्यू नहीं आनी चाहिए। तो बड़ा आसान काम है, हम टी को यहाँ से गायब कर देंगे या टी को रिप्लेस करवा देंगे। तो आपकी सेकंड इक्वेशन देखिएगा, सेकंड इक्वेशन को हम कुछ इस तरह से लिख रहे हैं y अपॉन ए टू और कोस ओमेगा टी प्लस डेल्टा को ओपन कर लीजिएगा कोस ए प्लस बी के फॉर्मूले से, देन यू विल गेट कोस ओमेगा टी कोस डेल्टा और माइनस में आ जाएगा साइन ओमेगा टी एंड साइन डेल्टा। अब हमें यहाँ कॉस ओमेगा टी की वैल्यू अगर पुट कर दें हम इन द फॉर्म ऑफ एक्स एंड a1 तो इजी रिलेशन हो जाएगा। तो आप यहाँ से क्या कीजिएगा, कोस ओमेगा टी की वैल्यू पुट कर दीजिएगा। कोस ओमेगा टी किसके इक्वल आएगा, दैट इज़ एक्स अपॉन a1। तो सब्स्टिट्यूट कीजिएगा वैल्यू एंड यू विल हैव y अपॉन a2 इज इक्वल टू कॉस ओमेगा टी की जगह यहाँ पर हम लिख रहे हैं दैट इज़ एक्स अपॉन a1 और साथ में रहेगा आपके पास कोस डेल्टा माइनस साइन ओमेगा टी को कैसे लिखें इन द टर्म्स ऑफ एक्स एंड a1। तो ये अगर आपके पास साइन ओमेगा टी है तो कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वेयर ओमेगा टी और इसका क्या ले लीजिएगा, अंडर रूट ले लीजिएगा। तो ये आ जाएगा कोस स्क्वेयर ओमेगा टी की जगह क्या रख दीजिएगा, एक्स स्क्वेयर अपॉन में a1। तो वैल्यू पुट कीजिएगा इस एक्सप्रेशन के अंदर एंड व्हाट विल यू गेट, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कोस स्क्वेयर ओमेगा टी एंड दिस इज़ योर एक्स स्क्वेयर अपॉन a1 एंड साथ में आपके पास आ जाएगा साइन ऑफ डेल्टा। ब्रेजी सा एक्सप्रेशन था। अब एक्स और वाई की फॉर्म में रिलेशन चाहिए तो आप क्या कीजिए, जो अंडर रूट है उसको भी स्क्वेयर करके और इधर से उधर शिफ्ट करके देखिए रिजल्ट आपके पास क्या आएगा, स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स। अगर यहाँ हम इक्वेशन की स्क्वेयरिंग करना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा इक्वेशन को और मोल्ड कर देते हैं, इसको उठाकर हम यहाँ पर ले आते हैं। तो अगर हम इसको यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे
तो ये आपके पास देखिए शिफ्टिंग से इक्वेशन आपके पास क्या आ जाएगी, x अपॉन A1, पॉजिटिव नेगेटिव को भी थोड़ा सा हम यहाँ पर चेंज कर रहे हैं, x अपॉन A1 कोस डेल्टा माइनस y अपॉन A2, और ये आप यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड ले आए हैं और राइट हैंड साइड में आपकी जो अंडर रूट वाली टर्म थी उसको हमने रख लिया है, y माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन में A1 स्क्वेयर, और साथ में आपके पास था साइन डेल्टा। अब इसकी स्क्वेयरिंग कीजिएगा तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड ए माइनस बी का होल स्क्वेयर फॉर्मूला लग जाएगा। तो इक्वेशन कुछ इस तरह से आ जाएगी, एक्स स्क्वेयर अपॉन A1 स्क्वेयर कोस स्क्वेयर डेल्टा प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन A2 स्क्वेयर, और माइनस में 2xy डिवाइड साथ में कोस डेल्टा, और नीचे आ जाएगा A1 इंटू A2, एंड दिस इज़ इक्वल टू, ये आप राइट हैंड साइड में आपकी अंडर रूट था उसको हटा दीजिए, सिंपल मल्टीप्लाई करना साइन डेल्टा का, साइन स्क्वेयर डेल्टा हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन A1 स्क्वेयर एंड साइन स्क्वेयर डेल्टा। ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपके पास साइन स्क्वेयर डेल्टा हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन A1 स्क्वेयर, साइन स्क्वेयर डेल्टा यहाँ पर है, देखिए साइन स्क्वेयर डेल्टा एक्स स्क्वेयर अपॉन A1 स्क्वेयर के साथ है, और यहाँ पर एक्स स्क्वेयर अपॉन A1 के साथ को स्क्वेयर डेल्टा है। तो अगर आप इसको यहाँ से उठाकर इधर लेकर जाएंगे तो ये आपके पास पॉजिटिव हो जाएगा, कॉमन निकाल लीजिए एक्स स्क्वेयर अपॉन A1 स्क्वेयर, तो दैट विल बी cos स्क्वेयर डेल्टा प्लस साइन स्क्वेयर डेल्टा एंड दैट इज इक्वल टू 1। तो इक्वेशन रह गई हमारे पास एक्स स्क्वेयर अपॉन A1 स्क्वेयर प्लस में y अपॉन A2 स्क्वेयर, एंड साथ में आपके पास क्या रहेगा, दैट इज़ माइनस 2xy कोस डेल्टा डिवाइडेड बाय A1 A2, and this is equal to sin square delta. दिस इज़ द जनरल इक्वेशन। अब ये जनरल इक्वेशन हमें क्या बताएगी, हमें ये बताएगी कि अगर डेल्टा की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट आ रही हैं तो आपका जो पार्टिकल है जिस पर आपने दो तरह की मोशंस लगानी है, एक अलोंग एक्स एक्सिस और एक अलोंग वाई एक्सिस, और उनके बीच का जो फेज डिफरेंस है मोशंस का वो कितना है, डेल्टा। तो डेल्टा की वैल्यू देखिए चेंज करते जाएंगे हम, और हम देखेंगे हमारे पास क्या कैसी कैसी पार्टिकल मोशन देगा, कैसे प्लेन के अंदर, यानी कि एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स के अंदर। तो पहला बड़ा सबसे सिंपल केस आपके पास यहाँ पर कौन सा हो सकता है, पुट कीजिएगा डेल्टा इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि मोशन दोनों की दोनों इकट्ठी ही स्टार्ट हुई हैं, टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो के ऊपर जो आपके पास दोनों मोशन हैं वहीं से ओरिजिन से ही स्टार्ट हो रही हैं। तो पुट कीजिए, अगर आपने डेल्टा इज इक्वल टू ज़ीरो पुट कर दिया तो कोस डेल्टा की वैल्यू यहाँ तो 1 हो गई, यहाँ पर साइन स्क्वेयर डेल्टा किसके बराबर आ गया, ज़ीरो के इक्वल आ गया। तो इक्वेशन क्या रह जाएगी आपकी, इक्वेशन रह जाएगी एक्स स्क्वेयर अपॉन A1 स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन A2 स्क्वेयर माइनस 2xy डिवाइडेड बाय A1 इंटू A2, एंड दिस इज इक्वल टू ज़ीरो। आपकी ये इक्वेशन और कुछ नहीं है, इस इक्वेशन को y और x के फॉर्म में अगर हम लिखें तो कुछ इस तरह की इक्वेशन आपके पास आ रही है, दैट इज़ आप इसको y के फॉर्म में लिख लीजिएगा, y अपॉन A2 माइनस वाई एक्स अपॉन A1, और अगर आप इसका होल स्क्वेयर कर दें तो क्या ऊपर वाली इक्वेशन ही नहीं आ जाएगी। लेकिन अब भी हमें समझ में नहीं आ रहा कि ये इक्वेशन हमारी कौन सी इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन की है, सर्कल की है, या इलिप्स की है। तो A2 को यहाँ से क्या कीजिएगा, कॉमन निकाल दीजिएगा। अगर A2 को आप यहाँ पर कॉमन निकाल रहे हैं तो आपकी इक्वेशन रह जाएगी y माइनस A2 अपॉन A1 टाइम्स ऑफ x, और स्क्वेयर है दोनों तरफ, अगर हम अंडर रूट ले लें तो ये आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा। तो ये देखिए जानी पहचानी सी इक्वेशन लग रही है, ये कुछ इसी तरह से लग रही है जैसे कि आपके पास आ गया हो y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और यहाँ पर जो c की वैल्यू है वो हमारी ज़ीरो है, और अगर हम इसको उठाकर यहाँ ले जाएं तो आपको m की वैल्यू भी पता चल चुकी है,
m की वैल्यू और कुछ नहीं है आपकी a2 डिवाइडेड बाय a1 आ गई है। तो जो आपका स्लोप है वो आ गया a2 अपॉन a1 और जो आपका इंटरसेप्ट है वो आ गया ओरिजिन के ऊपर, यानी कि अब y के ऊपर नहीं बनेगा क्योंकि c की वैल्यू तो आपकी 0 आ गई है। तो इस इक्वेशन को अगर आप ड्रॉ करना चाहें ग्राफ के ऊपर तो कैसे ड्रॉ करेंगे, तो कंसीडर कीजिए कि ये रहा आपका ग्राफ और ये रही एक्स एक्सिस और ये हो गई आपकी वाई एक्सिस, और इक्वेशन हमारे पास आई है y इज इक्वल टू a2 डिवाइडेड बाय a1 टाइम्स ऑफ x। x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू क्या हो गई 0। इसका मतलब स्ट्रेट लाइन आपकी यहाँ से स्टार्ट हुई है। उसके बाद देखिएगा कि यहाँ आप क्या जो कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स और वाई के, वो आपके पास कोऑर्डिनेट्स क्या क्या आएंगे। हमारे पास इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन थी x इज़ इक्वल टू a1 कोस ओमेगा टी, और y किसके इक्वल था, y इज़ इक्वल टू था a2 कोस ऑफ ओमेगा टी, अगर हमने डेल्टा इज़ इक्वल टू क्या ले लिया है 0। अब स्टार्टिंग कीजिए कि ओमेगा टी की वैल्यू 0 हो गई है। ओमेगा टी की वैल्यू अगर 0 हो गई तो x इज़ इक्वल टू a1 आ गया और y इज़ इक्वल टू a2 आ गया। तो कंसीडर कीजिए कि ये वो पॉइंट है जहाँ पर x तो हो गया है आपका a1 और y हो गया है आपका a2। इट मीन्स कि जब ओमेगा टी की वैल्यू आपकी 0 है तो आपका पार्टिकल यहाँ पर है। नेक्स्ट आप ओमेगा टी की वैल्यू बढ़ाते जाइएगा, 90 डिग्री कर दीजिए इसको, 90 डिग्री करेंगे तो ये दोनों पॉइंट 0 हो जाएंगे। इसका मतलब पार्टिकल फिर वापस आ रहा है। अगर आपने ओमेगा टी की वैल्यू 180 डिग्री कर दी तो आपका x भी -a1 हो जाएगा, y भी हो जाएगा -a2। इसका मतलब अब की बार पार्टिकल आपका यहाँ पर है -a1 और -a2 के ऊपर। इट मीन्स कि ये पार्टिकल आपका अब यहाँ पहुँच रहा है। उसके बाद अगर आपने ओमेगा टी की वैल्यू 360 डिग्री कर 270 डिग्री कर दी तो दोबारा से आपका यही आ जाएगा जो 90 डिग्री के ऊपर आया था। इट मीन्स अब पार्टिकल यहाँ पर आने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद अगर आपने 360 डिग्री कर दिया तो 360 डिग्री हो या 0 डिग्री हो तो पार्टिकल फिर ही आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि जो पार्टिकल है वो कुछ इस तरह से मूव करेगा। अगर आपने ये दोनों मोशंस सिंपल हार्मोनिक की एक पार्टिकल के ऊपर लगा दी तो पार्टिकल आपका लीनियर मोशन करेगा। ये सेम केस आप देखते हैं प्रैक्टिकली आपकी लैब के अंदर ऑसिलोस्कोप के अंदर। ऑसिलोस्कोप में आपकी जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो वहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही है अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को। अगर आप अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड कुछ एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर लगा दें और उनके बीच का जो फेज डिफरेंस है वो कितना ले लें आप, डेल्टा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो पार्टिकल आपको ऑसिलेटर के अंदर कुछ इस तरह से एक सीधी लाइन बनाता हुआ नज़र आएगा। नेक्स्ट थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं फेज डिफरेंस के अंदर, कंसीडर कर देते हैं कि फेज डिफरेंस हो गया है आपकी बार π/2। तो हमने कहा था कि हमारे पास एक जनरलाइज इक्वेशन आ गई है और वो जनरलाइज इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वेयर अपॉन में a1 स्क्वेयर प्लस में वाई स्क्वेयर अपॉन में a2 स्क्वेयर और माइनस में आया था 2xy अपॉन a1 a2 और साथ में क्या लिया था हमारे कैलकुलेशन में cos डेल्टा एंड दैट कम्स आउट टू बी साइन स्क्वेयर डेल्टा। ये रिज़ल्ट आपके पास आ गया था। अब रखिएगा यहाँ पर हर जगह 90 डिग्री रख दीजिएगा। 90 डिग्री रखते ये वाली टर्म तो आपकी 0 हो गई और ये वाली टर्म आपके पास किसके इक्वल आ गई, 1 के इक्वल आ गई। तो अब देखिए हमने जो 3 फिगर स्टार्टिंग में पढ़ी थी, यहाँ पर ये इक्वेशन कौन से वाली फिगर को रिप्रेजेंट कर रही है, x1 स्क्वेयर a1 स्क्वेयर प्लस में वाई स्क्वेयर अपॉन में a2 स्क्वेयर और आ गया है दैट इज़ इक्वल टू 1। ये इक्वेशन आपको दिखा रही है कि अब की बार जो फिगर बन रही है
वो अगर A1 A2 के इक्वल हो जाता तो सर्कुलर फिगर हो जाती। आप कह देते एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर, लेकिन यहाँ पर तो एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर वाली फिगर बन रही है। इट मीन्स कि अब की बार आपको क्या मिलेगा, एक इलिप्स यहाँ से मिल जाएगा। और इलिप्स की वैल्यू पता करने के लिए कि वो किस तरह से हमें यहाँ पर रिजल्ट देगा, तो देखिए क्या करें, इंडिविजुअल रिजल्ट्स के ऊपर आ जाइएगा। x इज इक्वल टू A1 कोस ऑफ ओमेगा टी था हमारे पास, और y इज इक्वल टू था A2 कोस ऑफ ओमेगा टी, और प्लस में कितना ले लिया अब की बार हमने π/2। अब π/2 पे आपका कोस किस में चेंज हो जाएगा, साइन के अंदर चेंज हो जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट है तो कोस आपका नेगेटिव साइन के साथ आएगा, तो इस वाली एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं -A2 साइन ओमेगा टी। अब देखिए हमारी थोड़ी सी इजी हो जाएगा। स्टार्टिंग कहाँ से करें, टी इज इक्वल टू ज़ीरो से, यानी कि ओमेगा टी की वैल्यू आप ज़ीरो ले लीजिए। अगर आपने ओमेगा टी की वैल्यू यहाँ पर ज़ीरो कंसीडर कर ली तो एक्स की वैल्यू किसके बराबर आएगी आपकी, रखिएगा एक्स की वैल्यू हो जाएगी A1, और y की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, रखिएगा ओमेगा टी की जगह ज़ीरो, यहाँ पर y की वैल्यू हो जाएगी आपकी ज़ीरो। तो कहाँ ढूंढें ग्राफ के अंदर ये वाला पॉइंट हम, ये रहा आपका ग्राफ, ये हो गई हमारी x एक्सिस, ये हो गई हमारी y एक्सिस, और हमें पॉइंट कहाँ चाहिए, हमें चाहिए A1 और ज़ीरो। तो अगर हम ये कंसीडर कर लें, ये डिस्टेंस हमारा A1 है, तो ये आपके पास पॉइंट यहीं आ जाएगा, कंसीडर कर लीजिए ये भी पॉइंट है आपका। उसके बाद ओमेगा टी की जगह यहाँ पर 90 डिग्री रख दीजिएगा। 90 डिग्री रखते ही ये तो हो गया आपका ज़ीरो, तो x की वैल्यू तो हो गई आपकी ज़ीरो, और यहाँ पर ओमेगा टी की जगह 90 डिग्री रखते ही y की वैल्यू किसके इक्वल हो गई हमारी, -A/2 के इक्वल हो गई। तो अगर हम ये कह दें कि ये जो डिस्टेंस है हमारा वो A2 है, तो ये नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या हुआ गया, तो पार्टिकल जो पहले यहाँ था अब पार्टिकल यहाँ आ गया है। लेकिन इस पार्टिकल पर आपने कौन कौन सी मोशंस लगाई हैं, मोशन आपने कुछ इस तरह से लगाई हैं कि दोनों मोशंस के बीच में जो फेज डिफरेंस होगा वो कितने का होगा, आपकी बार π/2 का। एंगल बढ़ाते जाइएगा, ओमेगा टी की जगह यहाँ पर पाई कर दीजिए। पाई करते ही आपका x तो हो गया है -A1, और y किसके इक्वल हो गया, ज़ीरो के। तो ये अगर आपका पॉजिटिव A1 है तो इधर आप नेगेटिव A1 ले लेंगे, तो अब की बार पॉइंट यहाँ आ गया P'। सिमिलरली अब थोड़ा सा और बढ़ाते जाइएगा, इसको अब की बार 3π/2 कर लीजिए। 3π/2 करते ही यानी कि 270 डिग्री करते ही आपके पास ये तो कितना हो जाएगा ज़ीरो, और ये कितना हो जाएगा आपके पास पॉजिटिव A2, और ये हो गया तो आपके पास अगर ये A2 नेगेटिव है तो ये A2 पॉजिटिव हो जाएगा इतना। तो फिगर देखिए पार्टिकल कुछ इस तरह से चल रहा है आपका, एक पर्टिकुलर मोशन है, इसका मतलब पार्टिकल एक पर्टिकुलर मोशन में जा रहा है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, राइट हैंडेड इलिप्टिकल पार्ट पोलराइज्ड ऑसिलेशन या पोलराइज्ड वाइब्रेशन कह दीजिए। अब पोलराइजेशन का क्या मीनिंग होता है, पोलराइजेशन का मीनिंग ये होता है कि पार्टिकल जो है आपके किसी भी डायरेक्शन में वाइब्रेट या सिंपल हार्मोनिक मोशन दे सकते हैं, कहीं पर भी घुमा दीजिए। ये हो गई आपका अनपोलराइज्ड मोशन। लेकिन अगर सिर्फ एक ही डायरेक्शन के अंदर या एक ही इंक्लिनेशन के अंदर पार्टिकल मूव कर रहा है तो ये आपकी पोलराइज्ड मोशन कहलाती है या पोलराइज्ड वाइब्रेशन कहलाती है। अब A1 इज इक्वल टू A2 अगर हमने ले लिया होता इस केस के अंदर, तो शेप कैसी बन जाती है हमारी, सर्कुलर बन जाती। नेक्स्ट केस आप क्या ले सकते हैं, नेक्स्ट केस यहाँ पर हम ले सकते हैं कि जो आपका एंगल है वो कितने का ले लिया हमने, अब की बार पाई का ले लिया। सोचिएगा डेल्टा इज इक्वल टू हमने यहाँ पर पाई कंसिडर कर लिया। अगर आपने डेल्टा इज इक्वल टू पाई लिया है तो ये थी आपकी जनरलाइज्ड इक्वेशन, तो पाई रखिएगा तो ये कितना हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, यहाँ पाई रखेंगे तो ज़ीरो हो जाएगा, और अगर ये प्लस हो गया तो ये हो गया x/A1 प्लस y/A2 का होल स्क्वायर। अगर होल स्क्वायर हो गया तो इसको हम क्या कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि ये
लिख दें इसको y प्लस में a2 अपॉन a1 इंटू एक्स होल स्क्वेयर एंड दैट इज इक्वल टू 0। अंडर रूट लीजिए दोनों तरफ। अगर दोनों तरफ अंडर रूट ले रहे हैं तो आपकी इक्वेशन कैसी बन गई है? बिल्कुल आपकी बन गई है यहाँ पर लीनियर इक्वेशन, यानी कि आप यहाँ पर इसको लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन अब की बार y इज इक्वल टू -a2 अपॉन a1 टाइम्स ऑफ x आया है। पिछला केस जब आपने डेल्टा इज इक्वल टू 0 रखा था तो यहाँ पर नेगेटिव साइन नहीं था, यहाँ पर पॉजिटिव था, क्योंकि यहाँ पर आपके पास क्या आ गया था? नेगेटिव साइन आ गया था। तो क्या मीनिंग है इसका? ये आपका जो डेल्टा इज इक्वल टू 0 का केस था उसके लिए जब हमने ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन दी थी तो पार्टिकल कुछ इस तरह की मोशन दे रहा था एक्स इज डेल्टा इज इक्वल टू 0 के ऊपर। अब आपने रख दिया डेल्टा इज इक्वल टू पाई, तो आपके बाद पार्टिकल कुछ इस तरह की मोशन दे देगा। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा और अपने एक्सप्रेशन को बढ़ाना चाहें, देखना चाहें कि अगर फेज डिफरेंस 3π/2 हो जाए तो क्या होगा? अब 3π/2 इट इज़ द अपोजिट ऑफ π/2। तो जब आपने π/2 का रिलेशन लिया था तो π/2 के रिलेशन में याद कीजिए क्या किया था? वहाँ पर शेप आपकी कुछ ऐसी बनी थी और पार्टिकल कैसे चल रहा था आपका? क्लॉकवाइज चल रहा था। लेकिन जब आप ले लेंगे यहाँ पर कौन सा केस? 3π/2 का, शेप तो आपकी यही बनेगी, लेकिन अब की बार पार्टिकल की जो मोशन है वो अपोजिट हो जाएगी। पार्टिकल क्लॉकवाइज ना चलकर अब की बार कैसे चलेगा? एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। तो हमारी दो मोशंस हैं, दो सिंपल हार्मोनिक मोशंस हैं, और अगर उनका फेज डिफरेंस लगातार हम चेंज करते जाएंगे तो हमारा जो रिजल्टेंट मोशन है वो भी चेंज होता जाएगा। तो एक इमेजिनेशन कीजिए कि आपके पास एक पार्टिकल है, इस पार्टिकल पर आपने एक लगा दी इलेक्ट्रिक फील्ड और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को आपने कह दिया E1 cos ओमेगा टी। इस पर आपने वाई एक्सिस पर लगा दी एक मैग्नेटिक फील्ड और इसको हमने कह दिया B1 cos ओमेगा टी, और साथ में एंगल कितने का ले लिया? डेल्टा का। ये केस हम ऑसिलोस्कोप वाला केस ही सोच रहे हैं, जहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? ऑसिलोस्कोप में एक इलेक्ट्रॉन बीम स्क्रीन के ऊपर डाल रहे हैं और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्स एक्सिस पर लगी है और मैग्नेटिक फील्ड जो वाई एक्सिस पर लगी है उस पर घूम रहा है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड से भी फोर्स लेगा, मैग्नेटिक फील्ड से भी फोर्स लेगा, तो पार्टिकल जो है इसके इन्फ्लुएंस में भी रहेगा और इसके इन्फ्लुएंस में रहेगा। तो अगर आपने डेल्टा इज इक्वल टू 0 कर दिया तो स्क्रीन पर आपको कुछ इस तरह की लाइन नज़र आएगी, पार्टिकल कुछ ऐसे चल रहा होगा। अगर आपने इसको दोनों के बीच के फेज डिफरेंस को 45 डिग्री कर दिया, यहाँ पर तो आपने एंगल कितने का लिया था? 0 डिग्री का, और अगर आपने 45 डिग्री कर दिया तो है तो वही स्क्रीन आपकी। तो पार्टिकल जो है वो आपको वैल्यू पुट करते जाइएगा अपनी इक्वेशन के अंदर, तो आपको कुछ रिजल्ट इस तरह का देगा, जाएगा क्लॉकवाइज में, इलिप्स शेप में जाएगा। लेकिन इलिप्स जो है आपका बिल्कुल इसको खोल लीजिए थोड़ा थोड़ा सा, तो ये आपकी मोशन हो जाएगी। और अगर आपने एंगल कर दिया यहाँ पर 90 डिग्री का, यानी कि π/2 का, तो यहाँ पर हमें पता है अभी थोड़ी देर पहले हमने इसको ट्रेस भी किया था, बनाया भी था, तो इलिप्स शेप हो गई थी आपकी और पार्टिकल जा रहा था किसके अंदर? क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर। नेक्स्ट यहाँ पर हमने 45 ऐड करते जा रहे हैं, 45 और ऐड कर दीजिए। 45 और ऐड कर दिया तो कितना हो जाएगा? 135 डिग्री। 135 डिग्री के ऊपर आपका पार्टिकल 45 डिग्री से बिल्कुल अपोजिट यहाँ पर घूम रहा होगा। तो ये अगर ऐसे इस तरह से इंक्लाइंड है आपका एलिप्स, तो आप अपोजिट डायरेक्शन में इसको इंक्लाइंड कर दीजिए, लेकिन पार्टिकल घूमेगा आपका क्लॉकवाइज ही। नेक्स्ट अब 45 और जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। 180 डिग्री 0 के बिल्कुल अपोजिट है, तो कीजिएगा बिल्कुल अपोजिट। क्या करेंगे? ये इस डायरेक्शन में है तो अब की बार ये डायरेक्शन आ जाएगी और पार्टिकल बाहर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद क्या कीजिए? तो 180 डिग्री में फिर 45 ऐड कर दीजिए। 45 ऐड करेंगे तो 225 डिग्री आ जाएगा। 225 डिग्री में क्या होगा? 225 डिग्री में आपके पास
इसको ओपन कर लीजिए। अगर ओपन करेंगे तो ये शेप हो जाएगी आपकी, और ये शेप है आपकी, और पार्टिकल आपकी बार किस में जाएगा, आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा। 225 डिग्री में फिर 45 डिग्री ऐड कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका, दैट इज़ 270 डिग्री। और 270 डिग्री जो है वो बिल्कुल अपोजिट मोशन देगा 90 डिग्री के। तो यहाँ पर शेप तो वही रहेगी, लेकिन अपोजिट मोशन का मतलब क्या है, यहाँ पर क्लॉकवाइज जा रहा था तो यहाँ पर किस में जाएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज में जाएगा। उसके बाद फिर क्या कीजिएगा, फिर अपना 45 डिग्री ऐड कर लीजिए, तो आपके बाद 315 आ जाएगा। 315 जब आएगा तो आपके पास शेप जो है कुछ इस तरह से बन रही होगी, ये रहा। और पार्टिकल किस में जाएगा आपका, पार्टिकल जाएगा आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। उसके बाद फिर आप 45 डिग्री ऐड कर लीजिए, 360 आ गया। 360 में तो पार्टिकल आप वहीं पर आके खड़े हो गए जहाँ से चले थे, तो 0 डिग्री से चले थे, तो 0 डिग्री से चले थे, तो यही मोशन आपकी दोबारा से रिपीट हो जाएगी। दिस इज़ ऑल अबाउट कि दो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, लेकिन उन दोनों का जो एम्पलीट्यूड है वो अलग है। फ्रीक्वेंसी हमने ओमेगा जो है वो हमने यहाँ पर सेम लिया है, तो ओमेगा जो है फ्रीक्वेंसी हमारे केस में क्या रही है, सेम रही है। लेकिन एम्पलीट्यूड्स अलग थे, A1 एम्पलीट्यूड लिया था, एक जगह आपने A2 एम्पलीट्यूड लिया था। लेकिन अगर यहाँ पर आपको एक केस दे दिया जाए कि A1 इज इक्वल टू A2 हो गया, तो आप मुझे बताएंगे कि इन फिगर्स में क्या क्या चेंजेस आएंगे। आपको जहाँ जहाँ इलिप्स नज़र आ रहा है वहाँ वहाँ पर आपका अब की बार क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा।